हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज मैं आपको पोल साइंस क्लास 12th का सेकंड चैप्टर कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। तो गाइस, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से 1990 और 91 के बाद में नए नए सत्ता का किस प्रकार से उदय होने लगा। तो गाइस, थोड़ा सा मैं एट ए ग्लैंस के अंदर पीछे चैप्टर के बारे में बात कर लेता हूँ मैं, कि जैसे इस सेशन के अंदर हमारा यही होगा कि किस प्रकार से शीत युद्ध का एक चरम स्थिति पर कैसे पहुंचा था वो, और कैसे शीत युद्ध वो खत्म हुआ, और कैसे पूरे शीत युद्ध खत्म होने के बाद किस प्रकार से अमेरिका एक वर्चस्व और एक शक्तिशाली शक्ति बनकर उभरा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए 90 ये 91 के आसपास अगर मान लीजिए एक ही सत्ता कायम हुई तो उसके बाद कोई दूसरी सत्ता उदय नहीं हो सकता। इसके अंदर यही हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से अमेरिका के अलावा कैसे 1990 के बाद से नई नई सत्ता किस प्रकार से उनका उदय हुआ, और कैसे उस व्यवस्था ने कैसे अमेरिका का एक तरीके से एक आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर उसको अमेरिका के अंदर एक उसका मुकाबला किया। तो इसके हम ये देखेंगे कि कैसे अमेरिका से ऊपरी शक्ति बनकर ये आपस में कुछ ताकतें ऐसी जो उभर कर सामने आई थी। तो गाइज, इससे पहले हमने ये देखा कि कैसे कि शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ था और शीत युद्ध का अंत हुआ। उसके बाद ये सत्ता एक नई सत्ता का विकास हुआ और अमेरिका के साथ साथ एक ये सत्ता आगे चलती रही। तो इन सत्ता में सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पर है यूरोप में एक यूरोपीय संघ है जो एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में एक उभर कर सामने आया। दूसरा हमारा इसके अंदर है एशिया में आसियान, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। तो दक्षिण एशियाई नेक्स्ट हमारे यही है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इनके अंदर ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। अगला इसके बाद ब्रिक्स। ब्रिक्स ये स्पेशली यहाँ पर हम बात करेंगे ये 5 मेंबर कंट्रीज़ की हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो यहाँ पर ब्रिक्स की ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इसके बाद है रूस है, फिर चीन की साम्यवादी व्यवस्था है, इज़राइल है, भारत है, जापान है और दक्षिण कोरिया। तो ये एक सत्ता के नए केंद्र किस प्रकार से उभर कर सामने आए, इनके बारे में अब हम ये डीपली डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा है ये, हम यहाँ पर बात करेंगे सत्ता के नए केंद्र के अंदर। यहाँ पर ये है 1990 के शुरुआती दशक के अंदर, यहाँ पर ये पूरे एक विश्व स्तर पर अमेरिका का प्रभुत्व था और विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गया था। लेकिन अमेरिका की शक्तिशाली होने के साथ साथ कई वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ जो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर महाशक्ति को चुनौती देने को तैयार थे, अर्थात अमेरिका को वो चुनौती दे सकते थे, जिनमें मुख्य थे यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसियान और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क, और ब्रिक्स और चीन की ये साम्यवादी व्यवस्था। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यूरोपीय संघ के बारे में बात कर रहे हैं। यूरोपीय संघ, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेलनी पड़ी। मतलब कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उस टाइम पर इन्हें अपना पूरी तरह से अपनी एक आर्थिक तौर पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अमेरिका ने फिर क्या किया? मार्शल योजना के तहत यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में मदद की थी, और मार्शल योजना के तहत ही यहाँ पर 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। फिर 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। उसके बाद है यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी और समान विदेश तथा सुरक्षा नीति को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद आंतरिक मामलों का मजबूत करना और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना, और ये इस तरह से एक सामान्य मुद्रा का प्रचलन करना। तो ये यूरोपीय संघ में यूरोप के देशों को मिला करके ये पूरा एक संघ बना था। जो यूरोप क्या है बेसिकली, ये क्या है? कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है। तो महाद्वीप, सारे यूरोप के महाद्वीप के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके अधिकतर देशों ने मिल करके यहाँ पर इसका एक संघ बनाया था। तो यूरोपीय संघ का एक विकास कैसे हुआ? तो यूरोपीय संघ के विकास के मापदंड में आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर राजनीतिक एक रूप लेता चला गया एवं एक संपन्न विशाल राष्ट्र राज्य के रूप में काम करने लगा। और यूरोपीय संघ को संविधान बनाने में असफलता मिली, परंतु इसका अपना एक झंडा है, इसका अपना गान था और इसकी अपनी स्थापना दिवस है और अपनी इसकी मुद्रा है, और बहुत कम समय में ही इसने अन्य देशों के साथ अपनी साझी विदेश और सुरक्षा नीति को भी बना लिया था।
संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव भी यहाँ का बहुत अच्छा है। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद लगभग 1200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था और यह अमेरिका से लगभग ये अधिक था। इसकी मुद्रा यूरो, जो अमेरिकी डॉलर के लिए आने वाले समय में खतरा बन सकती है। मतलब कि इसने अपनी व्यवस्था को इतना मजबूत किया कि यूरो, यहाँ की मुद्रा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो, जो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से लगभग 3 गुनी ज़्यादा है। यूरोपीय संघ की सैन्य शक्ति और प्रौद्योगिकी। तो सैन्य शक्ति के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। और यूरोपीय संघ के देश फ्रांस, ये परमाणु संपन्न है और इसके पास लगभग 290 परमाणु हथियार है। लगभग इसकी संख्या ये 290 के आसपास तो खैर नहीं, इसकी संख्या बढ़ चुकी है, लगभग 350 के आसपास इसकी संख्या हो चुकी है, या 300 के अराउंड में लगभग इतनी ही है। और अंतरिक्ष विज्ञान में भी चांद पर पहुंचने वाला भी यूरोपीय संघ था और संचार प्रणाली में भी यूरोपीय संघ प्रणाली बना हुआ है ये। और इस समूह में वर्ष 2007 में रोमानिया और बुल्गारिया भी इसमें शामिल हो गए और आखिरकार वर्ष 2013 में क्रोएशिया के शामिल हो जाने के साथ इसकी संख्या ये 28 हो गई। लेकिन 2020 में ब्रिटेन ने क्या किया, इसकी सदस्यता छोड़ दी और संघ में सदस्यों की संख्या यहाँ पर वापस 27 हो गई थी। और भारत और यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ का एकल बाजार सिद्धांत, अर्थात किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ जा सकते हैं। मतलब मुक्त यहाँ से व्यापार होगा और यहाँ व्यक्तियों भी आसानी से सरलतापूर्वक यहाँ से एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। और 2017 से 18 के दौरान यूरोप के साथ भारत का व्यापार लगभग 130.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके निर्यात एवं आयात दोनों क्षेत्रों में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई और यूरोपीय संघ और भारत के बीच वर्तमान संबंध यूरोपीय संघ भारत सहयोग समझौता 1994 द्वारा स्थापित हुआ और इसके अंतर्गत वर्तमान में वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम होने के लिए दोनों देश हमेशा तत्पर रहेंगे। ये दोनों देशों ने कामना की कि भारत और यूरोपीय ये संघ मिलकर के आगे हमेशा से किसी प्रकार से दोनों देशों के प्रति जैसे कोई भी संकट पनपता है तो दोनों एक दूसरे के प्रति हमेशा खड़े रहेंगे। और भारत को आतंकवाद से लड़ने के लिए और कट्टरपंथ जैसे यहाँ पर जो एक धार्मिक तौर तरीके पर जैसे कोई भी एक शिकार का एक सामना करना पड़ता है धार्मिकता का, उस आधार पर, जैसे पता है आपको भारत हमारा क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, और यहाँ पर कई प्रकार से कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है जिसके अंदर कई धर्म के लोग आपस में रहते हैं और उनके बीच में मनमुटाव भी समय समय पर होता ही रहता है, ये तो एक आम बात है। और हिंसक आदि से छुटकारा दिलाना, ये दोनों के आपस में एक वायदे थे दोनों के आपस में कि हमेशा हमेशा तत्पर रहेंगे दूसरे के प्रति। नेक्स्ट हमारा है साइबर सुरक्षा और विभिन्न खतरों के बारे में विशेषज्ञता का आदान प्रदान, कि किसी भी प्रकार का अगर मान लो कोई खतरा अगर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका एक इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसका समाधान करना, मतलब स्पेशलिस्ट के एक थ्रू से उसका एक समाधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों ये आसियान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति से पूर्व आसियान सदस्यों को यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार होना पड़ा था, जिस कारण इन देशों को भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी और जिनमें से निम्न देश शामिल हैं: मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया भी शामिल हो गए इसमें। आसियान देशों का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना और आसियान की ये उपलब्धियां हैं। तो अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोग मेल मिलाप का उदाहरण पेश करके आसियान ने यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। दुनिया की सबसे तेज आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों से आसियान ने अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया है।
2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभ बनाए, जो यूरोपीय संघ के तर्ज पर ही मिलता जुलता है ये। और आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 में आसियान सदस्यों ने शांति, निष्पक्षता और सहयोग हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया और 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना भी की गई है। नेक्स्ट है, आसियान का उद्देश्य क्या है। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था ये लगभग अमेरिका और यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में छोटी है, लेकिन इसका एक विकास स्तर सबसे ज़्यादा है। इस कारण प्रभाव क्षेत्र इसका तेजी से बढ़ रहा है। और आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है संबंधित देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना एवं सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान ने विशेष श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी जोर दिया है और अतः आसियान एक आर्थिक संगठन के रूप में भी आज तक बना हुआ है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी समान हित के मामलों पर ये सक्रिय हमेशा से रहा है और आगे पारस्परिकता एक सहायता को बढ़ावा देता रहा है और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ में घनिष्ठ और लाभ के लिए भी हमेशा तत्पर खड़ा रहा है। ये आसियान के साथ ये शैली हमेशा से ये आसियान सदस्य में आपस में एक मेल मिलाप हमेशा बना ही रहता है। आसियान की चुनौतियाँ, अब परस्पर देखने की बात यह, जैसे आसियान जैसे ये कि एक एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में ये क्षेत्रीय असंतुलन बना ही रहता है। जो आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच में अमीरी और गरीबी का एक बहुत बड़ा अंतर है और इसका आय असमानता भी अधिक है। सदस्यों राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग यथा लोकतंत्र, कम्युनिस्ट और सत्तावादी है। दक्षिण चीन सागर संगठन में दरार पैदा करने वाला एक मुख्य मुद्दा है जो सहमति को एक लागू करने के लिए कोई भी एक केंद्रीय तंत्र इसका नहीं है। थोड़ी ये कमियां हैं आसियान के अंदर। अब यहाँ से थोड़ा सा ये अगला पॉइंट है हमारे, भारत और आसियान के आपसी परस्पर एक निर्भरता और संबंध किस प्रकार से है। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति जो 1991 में लुक-ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले से ही 25 लाख की ये डायलॉग पार्टनरशिप हुई है और ये 15 साल की एक समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है भारत और आसियान के बीच में। भारत और आसियान के मध्य में एक मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया एवं हमेशा से दिया जा रहा है। अब आता है अगला, आसियान विजन 2020। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और इसके विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा इन सिद्धांतों पर बल दिया गया है कि टकराव की जगह पर बातचीत को बढ़ावा देने की प्राथमिकता दी जाएगी कि हमेशा लड़ना ही एक समाधान नहीं होता, बातचीत करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस तरीके से जैसे आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और पूर्वी तोमर संकट को ये संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। और अब है ये आसियान झंडे की विशेषताएं क्या क्या हैं। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की ये 10 बालियां मौजूद हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। और आसियान झंडे के अंदर वृत्त ये आसियान की एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला है चीन की साम्यवादी व्यवस्था। चीन वैसे तो देखते हैं कि चीन की साम्यवादी व्यवस्था ये आज के समय पे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने उभरा हुआ जो पूरे विश्व को एक टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बन के उभरा हुआ है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई ये साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की एक आर्थिक व्यवस्था सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित थी। मतलब जैसे सोवियत संघ की व्यवस्था साम्यवादी थी उसी प्रकार से चीन की व्यवस्था भी साम्यवादी थी जो कृषि व्यवस्था और मजदूर वर्ग का समर्थन करते थे। उसी समय चीन ने पूंजीवादी दुनिया में
दुनिया से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, और जिस कारण चीन को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और चीन ने अपने संसाधनों का प्रयोग करके विश्व में आगे बढ़ने की सोची, जिनमें प्रमुख कृषि को महत्व देना था। और चीन ने कृषि का प्रयोग करके सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योगों को खड़ा करने पर भी जोर दिया। 1970 के दशक में डगमगाती चीन की अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु बहुत बड़े प्रयास किए गए। चीन में जनसंख्या विस्फोटक के कारण, मतलब कि जनसंख्या इतनी उसकी वृद्धि हुई थी उस टाइम पर कि जो 2-3% की दर से वार्षिक वृद्धि हो जा रही थी, जो चीन की विकास दर एकदम ये कम कर रही थी, और इस कारण खेती की पैदावार यहाँ पर बहुत कम होती जा रही थी। चीन ने अपने देश में फैल रही विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 1972 में अमेरिका से संबंध बना लिया और राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता को खत्म कर दिया उसने। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने उद्योगों, सेना, कृषि व विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 प्रस्ताव रखा और उन्हें लागू किया। 1978 में शॉन्गपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों के साथ साथ खुले द्वार की नीति की भी घोषणा की। मतलब खुले द्वार की नीति का मतलब ये होता है कि आसानी से खुले मार्केट को अपनाना, मतलब कि एक देश के साथ दूसरे देश को जोड़ना, कि मार्केट स्तर पर वहाँ से कोई भी हमारे देश में आके व्यापार कर सकता है और हमारे देश में से कोई भी दूसरे देश में जाकर के व्यापार कर सकता है, अर्थात उसको व्यापारिक गतिविधि को खुली छूट दे देना। और 1982 में चीन ने कृषि के निजीकरण को भी स्वीकारा और 1998 में उद्योग का निजीकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया। और सेज का मतलब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो व्यापार के लिए नए कानून को लागू करेगा और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि भी होगी। और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का पूरी तरह से भंडार है। भारत और चीन के संबंध। ये तिब्बत ने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग रखा, परंतु वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया और तब भारत और चीन आपस में पड़ोसी देश बन गए। और 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत और चीन के बीच में न्यूनतम संबंध थे एवं कुछ व्यापारिक, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही यहाँ पर सीमित था। और 1954 में नेहरू और झोउ एन लाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि क्षेत्र में शांति कायम रह सके वहाँ पर। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तथा उसके बाद 1976 में दोनों के संबंध धीरे धीरे सुधार होने लगे। और 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया और दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष तथा 2012 को चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में भी मनाया गया था ये। अब उसके बाद आता है हमारा ये सार्क है। सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में 7 संस्थापक देश हैं, जिसके अंदर कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में सार्क का सदस्य बना था और इस संगठन का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क के प्रमुख सिद्धांत हैं संप्रभु समानता। संप्रभु समानता का मतलब होता है कि सभी देश अपने अखंडता का सम्मान करेंगे और कोई भी देश अपने देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए खुद के अपने देश के द्वारा बनाए गए कानून का पालन करेगा। ये संप्रभुता होती है। और क्षेत्रीय अखंडता में पूरी तरह से ये आपस में ये समर्पित रहेंगे दूसरे के प्रति। और राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगी। अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प ना होकर के उसका एक पूरक होगा। और ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों के साथ में असंगत नहीं होगा।
अब सार्क के सदस्य देश ये कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपीय यूनियन है और ईरान है, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मॉरिशस है, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें ये शामिल हुए हैं। मतलब कि ये पर्यवेक्षक सदस्य, मतलब कि इनके साथ इनके रिश्ते ये सही हो सकते हैं, इनके साथ में आपस में सहानुभूति आप आपसी देश मिलकर के कर सकते हैं ये। और सार्क के कार्य क्षेत्र क्या है ये? पहला है मानव संसाधन विकास और पर्यटन को तय करना। दूसरा है कृषि और ग्रामीण विकास को तय करना। अगला है पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी का निर्धारित करना। आर्थिक व्यापार और वित्त को बढ़ावा देना। सामाजिक मुद्दे, सूचना और गरीबी उन्मूलन में गरीबी दूर करना। ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम करना। शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति और अन्य इस प्रकार के मुद्दों को भी इसका ये समाधान करना। अब उसके बाद आता है सार्क का ये उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण और गुणवत्ता में सुधार करना। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और दक्षिण एशिया के देशों के मध्य में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग और सक्रिय सहभागिता को भी प्रोत्साहित करना है। विकासशील देशों के साथ में सहयोग को मजबूत बनाना और समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। तो गाइस, इससे पहले हमारा ये था, सार्क हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेशन ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो दोस्तों हमें यहाँ पर ही स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे हम अगले सेशन के अंदर हम ब्रिक्स करेंगे और बाकी अन्य जो हमारे टॉपिक बचे हैं उन सबको पूरा करेंगे। तो गाइज़, अभी तक अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अगर अच्छी तरह से आपको समझ आ गया हो तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर हम।